जय हिंद, मैं हूं आपका प्यारा सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो नागरिकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मौलिक अधिकार की मदद से ही हम लोग आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक अधिकार की मदद से हम लोग अपना विकास कर पाते हैं। जैसे कि हमको घूमने का अधिकार ही नहीं मिल पाएगा तो कैसे करेंगे? हम लोग दिन भर घर ही पड़े रहेंगे क्या, है ना? अपने वाले से मिलने ही नहीं जा पाएंगे, है ना? तो मौलिक अधिकार में घूमने का अधिकार है, हम हमारे मंदिर जाने का अधिकार है, हर प्रकार आपने मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा हर जगह जाओ, ये अधिकार है ना? हमको बोलने का अधिकार है। अब बोलने का अधिकार नहीं दिया जाए तो आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, आप सरकार को कुछ नहीं बोल सकते, मीडिया को नहीं दिया जाए, मीडिया पूछते रहती हाँ सर बताइए क्या हाल है, ऐसे करके पूछने का अधिकार ही नहीं रहता तो हाँ पूछ ही नहीं सकते। तो ये सब अधिकार जो होते हैं ये मौलिक अधिकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार ही हमारे विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, है ना? इसीलिए इसको मूल अधिकार, मौलिक अधिकार कहा गया है। तो ये आपका डाउट क्लियर होगा। मौलिक अधिकार वर्तमान संविधान में 6 ठो है, पहले 7 हुआ करते थे। 7वां अधिकार को क्यों हटाया गया मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, ठीक है? तो सुनिए, जो मौलिक अधिकार सबसे पहले जो लाया गया था वो ब्रिटेन, इंग्लैंड में लाया गया था। इंग्लैंड में क्यों? जो नौकर होते थे उस जगह पे सामंतों के लिए एक लिखित कानून था। इस कानून के हिसाब से वो नौकर लोग चलते थे। इसी को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। मैग्ना कार्टा हिंदी में घोषणा पत्र कहते हैं। ये जो मैग्ना कार्टा शब्द है ये लैटिन भाषा में लिखा गया है। तो जैसे कि ये मैग्ना कार्टा बनाया गया, ये कानून है, वो तो उन लोगों के लिए था, ब्रिटेन के सामंतों के लिए। तो ये जो मौलिक अधिकार है ये तो भारतीय नागरिक के लिए ना, इन्हीं हिसाब से हम भी चलते हैं। मौलिक अधिकार के से ही तो हम भी चलते हैं ना, इसलिए मौलिक अधिकार को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अगर पूछे कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है तो इसको बोलते हैं हम लोग मौलिक अधिकार को। अब ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिया गया है। अब इसमें कुछ अनुच्छेद भी होंगे ना, तो अनुच्छेद, इसमें जो अनुच्छेद है वो 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है। इसको हम लोग अभी पढ़ने वाले लगातार। देखो, मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो सरकार हमसे छीन नहीं सकती, लेकिन यह हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी आपातकाल के दौरान जब युद्ध हो जाता है, परमाणु बम फूट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भाई युद्ध हो रहा है, सशस्त्र वाला युद्ध हो रहा है, तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति इसको निलंबित कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है ना? इसको कुछ समय के लिए रोक सकता है। ये ज्यादा देर के लिए रोकेगा राष्ट्रपति, लेकिन कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, आप याद रखना, है ना? लेकिन 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकता। ये 20 और 21 कौन सा अनुच्छेद में आपको बताऊंगा, ठीक है? और संसद इसे प्रतिबंध भी कर सकती है। अगर मौलिक अधिकार को कौन संसद प्रतिबंध कर सकती है, ये इसका अधिकार है। लेकिन ऐसे नहीं कि बस हाँ ये वाले पसंद, बोलने का अधिकार को बंद कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ऐसे नहीं कर सकती भाई। कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होता है, दुनियादारी। हाँ ये लोग समझदार आदमी, ऐसी बंद नहीं कर सकते। देखो, पहले ही बोल दिया गया है कि मूल अधिकार स्थायी नहीं है। ये मूल अधिकार स्थायी नहीं है, कभी भी इनमें बदलाव या प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ। देख, तो आपको क्लियर है कि नहीं है ना? अब देखो, मौलिक अधिकार जो है वो तो पूरा अनुच्छेद 12 से लेके क्या है 35 तक है। लेकिन मौलिक अधिकार के अंदर जो अधिकार हमको मिले हुए हैं वो सिर्फ कुछ जो अधिकार है सिर्फ भारतीय के लिए अधिकार है। तो मतलब अगर आप भारतीय हो तो आपको कुछ मस्त प्रीमियम आपको मिला हुआ है कि आप भारतीय हो, तो आपको जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, ये सब जो अधिकार दिए गए हैं ये सब अधिकार सिर्फ भारतीय के लिए। जैसे कि अनुच्छेद 19 के तहत आपको बोलने का अधिकार है, आप सरकार के लिए कुछ भी बोल सकते हो, सरकार अपना अभिव्यक्ति बोल सकते हो। जैसे कि आप देखे हो ना, जो न्यूज वाले होते हैं कुछ भी पूछ देता सवाल, तो ये सब बोल सकते हो। आए भाई नहीं भैया, कुछ भी मत नहीं बोल देना है, यही बोलना है, उसको कुछ ठेस वेस मत पहुंच जाए, ऐसा टाइप का बोलना है। लेकिन हम अपना अभिव्यक्ति रख सकते हैं अनुच्छेद 19 के तहत। अब इसी को हम लोग विदेशी को दे देते हो तो विदेशी तो फिर आएगा कुछ भी बोल देगा हमारे देश के लिए या किसी के लिए, तो हम ये अधिकार विदेशी को नहीं दिए हैं। तो जो अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उसमें सिर्फ भारतीय के लिए भी कुछ अधिकार है और सिर्फ विदेशी और भारतीय दोनों के लिए भी अधिकार दिए हैं। तो देखिए, पहले अनुच्छेद 12 को समझने से पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार कुल कितने थे। तो वर्तमान में अभी मौलिक अधिकार 6 ठो है, पहले 7 हुआ करते थे। वो क्यों हटा मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। पहले देखते हैं, सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता, समानता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेके 18 तक पॉइंट कुछ दिया हुआ है, ठीक है? तो देखो,
समानता का अधिकार हमको बहुत ज्यादा जरूरी था, है ना। दूसरा जो अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक दिया गया है। और उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से लेकर 22 अनुच्छेद तक 24 अनुच्छेद तक दिया है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हमको धार्मिक स्वतंत्रता ही नहीं देगा, धर्म का अपना धर्म का स्वतंत्रता नहीं मिलेगा तो फिर तो गलत हो जाएगा, इसलिए मौलिक अधिकार में धर्म का स्वतंत्रता। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दिया है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हमारा कुछ कांड कर दिए तो किसके पास जाएंगे कि ये काम मेरे को मारा है ऐसे करके, तो संवैधानिक उपचार मतलब आप कोर्ट में जा सकते हो, ये आपको अधिकार है, तो ये अधिकार दिया गया है। लेकिन जो सातवां अधिकार, ये तो कुल 6 अधिकार हुए, जो सातवां अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। अब ये संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब क्यों हटाया गया, सवाल आता होगा मन में। तो देखो, संपत्ति का अधिकार अगर हम किसी को दे देते तो ये ना एक बाधा बन रही थी देश के विकास के लिए। अब कैसे सर, संपत्ति का अधिकार देश के लिए बाधा कैसे बन सकती है। अब मान लीजिए मेरा जो घर है रोड के बीच में है ना, रोड कहीं पर रोड में है और सामने से अब क्या कर रहा है, एक ट्रेन रेलवे पटरी बीच रही है। अब मैं बोल दिया मेरे को संविधान के तहत, मौलिक अधिकार के तहत संपत्ति का अधिकार है, तो हाँ आप मेरे घर को नहीं तोड़ सकते, मेरे को अधिकार है संपत्ति का। तो जो रेलवे वाला होगा तो उसको फिर पटरी को ऐसे मोड़ के लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये जो विकास के लिए बहुत बाधा बन रही थी। अब अपना घर को मैं रोड में बनवा दूंगा संपत्ति का अधिकार करके, मैं रोड को खरीद लूंगा क्या, नहीं ना। मैं कुछ भी कहीं भी थोड़ी कर सकता हूँ, कुछ भी एयरप्लेन में मैं अपना संपत्ति वो नहीं कर सकता। कहीं पर कुछ बन रहा है सरकारी काम के लिए बन रहा है, जैसे कि स्टेडियम बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो यहाँ संपत्ति का अधिकार के तहत ये काम नहीं हो सकता। ओवरब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज बनता है, देखे होगा आप ओवरब्रिज, तो ओवरब्रिज में मैं बोलूंगा अपना घर तोड़ूंगा ही नहीं, तो ओवरब्रिज को ऐसे घुमा के ले जाना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा के इसको कानूनी अधिकार में बदल दिया गया, जिसको आप अब संविधान के 300A अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है। आप अब अच्छा से क्लियर समझे, संपत्ति का अधिकार देश के लिए, विकास के लिए थोड़ा बाधा बन रही थी। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले समानता का अधिकार पढ़ने वाले हैं, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, क्योंकि इतना सारा पूरे एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है ना। मैं अगले वीडियो में तो पूरा 11 तक पढ़ा दिया था, आज हम लोग 12 से लेकर 18 तक इसमें कंप्लीटेड करने वाले। ये अनुच्छेद 12 ये कहता है कि यह राज्य की परिभाषा देता है। अब राज्य की परिभाषा ये कहता है कि राज्य जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण करेगी तथा लागू कराने का काम करेगी। और राज्य के अंतर्गत आता क्या है, राज्य के अंतर्गत संसद आएगी, राज्य सरकार आती है, राज्य की सरकार एवं पंचायत, जिला बोर्ड एवं स्थानीय निकाय जो होते हैं, जिला बोर्ड, पंचायत, ग्राम निकाय, जो भी चीज होता है ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि राज्य मतलब तो स्टेट होता है, तो आप ये मत समझिएगा, जो संविधान की भाषा में राज्य का मतलब सरकार, एक तरह से सरकारी बोल सकते हो। तो सरकार के पास एक अधिकार है कि मौलिक अधिकार का वो संरक्षण करेगी तथा स्थानीय लोगों में, वहां से राज्य के मतलब नागरिकों में वह मौलिक अधिकार लागू करवाएगी तथा उसका संरक्षण करके ये रखेगी। इसके अंतर्गत संसद काम करेगी, राज्य सरकार, पंचायत, जिला बोर्ड, स्थानीय निकाय। लेकिन ये ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है। अगर मान लो कि मेरे को राज्य को अच्छा से रखना है तो मेरे को कानून चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसा कानून चाहिए जिससे राज्य थोड़ा विकसित हो सके और थोड़ा डर में बैठे कि गलत काम मत हो सके करके। तो राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाते हो। छोटा मोटा कानून बना सकती है, जैसे कि LIC कंपनी। अब LIC कंपनी को ये अधिकार दे दिया गया है कि यह इन लोग जो स्थानीय निकाय बोला ना, ये अधिकार दे दिया गया है कि थोड़ा आप दबाव बना सकते हो। बिजली बिल वाले को दबाव बनाने का अधिकार है, लेकिन आप उल्टा सीधा काम नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो संसद हो गया, ये थोड़ा कानून बना सकती है। राज्य सरकार, राज्य की सरकार भी कुछ कानून बना सकती है किसी राज्य के लिए, जैसे कि कलेक्टर होता है, कलेक्टर एक स्थानीय निकाय, जिला बोर्ड के अंतर्गत आ जाता है उस जिले का। तो जो कलेक्टर होता है वो एक अधिकार बना दिया कि जो बाइक पे बैठना है, बाइक में 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। तो ये छोटे मोटे कानून जरूरी है, क्योंकि समाज में दबाव बनाना भी जरूरी पड़ता है। ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ये जरूरी है भी है। थोड़ा समाज में दबाव बनाना जरूरी है, डर नहीं रहेगा तो लोग गलत रास्ते पे जा सकते हैं। तो राज्य का परिभाषा आप समझ चुके हो। राज्य कोई स्टेट नहीं, राज्य एक सरकार है जो मौलिक अधिकार को सुरक्षित करती है तथा लोगों में लागू करवाती है। लेकिन ये थोड़ा बहुत नियम कानून बना सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार को वो ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको ये क्लियर है? ये जो अब देखो, मान लीजिए कि मेरा
अब बाइक चोरी हो गया तो मान लीजिए मेरा बाइक चोरी हो गया या फिर मेरा घर टूट गया बीच में, है ना, मेरा घर टूट गया, तो उसके लिए मैं सीधा वहां चले जाऊँ संसद भवन, मेरा घर टूट गया करके, उसके लिए भाई जिला बोर्ड है, पंचायत है, ये सब दबाव बनाएंगे, है ना। या फिर किसी का किडनैप हो गया तो क्या मैं किसी का राष्ट्रपति घर थोड़ी घुस जाऊंगा, इन लोग काम करेंगे ये सब, मेरा घर टूट गया या फिर कुछ हो गया तो ये सब छोटे मोटे चीज काम करेंगे, बड़े बड़े चीज के लिए ये लोग दबाव डालेंगे। तो ये सब चीज के लिए राज्य की परिभाषा जरूरी है। आप राज्य की परिभाषा अच्छा समझे कि समझे कमेंट जरूर करना। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 13। देखिए मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 13 ये कहता है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को हनन करती हो, मौलिक अधिकार को कम करती हो या मौलिक अधिकार को खत्म कर देती हो, है ना। देखो मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार को जो पहले के कानून थे, जिसको अभी मौलिक अधिकार तो संविधान लागू कब हुआ था 1950, 26 जनवरी 1950, लेकिन जो पहले के कानून थे वो कानून अभी भी लागू हुए हैं, ये तो लागू हुए हैं, बहुत सारे कानून जो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन उस समय के जो कानून, पहले के जो कानून थे, अगर वो मौलिक अधिकार को ठेस नहीं पहुंचा रहे इसलिए वो चल रहे हैं। अगर वो ठेस पहुंचाते, अगर मौलिक अधिकार को वो कम करते, पहले के अधिकार, जैसे कि आप समझ सकते हो शिक्षा, उस समय एक कानून बनाया जाता कि नीची जाति के जो लोग थे उनको स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था, तो क्या वो अधिकार को हम लोग अभी भी चलाएंगे क्या? नहीं, वो मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचा रहे थे। इसी कारण से जो पहले के जो कानून थे वो अभी लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो मौलिक अधिकार को कम करते हैं, मौलिक अधिकारों को कम करते हैं। फिर बात समझ लिया। तो मौलिक अधिकार को जो पहले के कानून जो थे, जो मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाते थे, वो लागू नहीं होगा, और तथा जो बाद में भी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकार को कम करते हैं, अल्पीकरण करते हैं या फिर असंगत रूप से इसको हटाया जा सकता है। अब मान ले कि मौलिक अधिकार पे कोई कानून बन भी गया, कोई कानून बनाया गया है ना, तो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है अनुच्छेद 137 के तहत कि उसको पूर्वावलोकन करेगा, कि वो कानून को पहले देखेगा जो क्या ये मौलिक अधिकार को ठेस तो नहीं पहुंचा रहा है, तो ये पूर्वावलोकन करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट करेगा 137 के तहत। सेक्शन बोलता हूं धारा, आर्टिकल 137 के तहत पूर्वावलोकन ये कर सकता है। उसके बाद वो देखेगा अगर ये मौलिक अधिकार को ठेस नहीं पहुंचा रहा है तो इसको लागू किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि के समक्ष समता, है ना। अब ये विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन की एक अवधारणा ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। आप देखे होंगे कोर्ट में एक महिला होती है जिसकी पट्टी लगी हुई है, ऐसे करके लगी होती है ना। तो ये जो ब्रिटेन की अवधारणा है ये कहता है कि सब बराबर है। लेकिन एक और अवधारणा लाया गया है, विधि का समान संरक्षण, यूएस से लाया गया है, अमेरिका से लाया गया है, जिसको हम लोग इसको भी फॉलो करते हैं, इसको भी फॉलो कहते हैं। अब ये है क्या? ये कहता है कि सब समान है, जितना भी लोग हैं सबके लिए हम समान हैं। आप क्या हो मैं नहीं जानता, आप राष्ट्रपति हो क्या हो वो कोई नहीं जानता, कोर्ट हम मानेंगे कि कानून के सामने आप एकदम समान हो। लेकिन विधि का समान संरक्षण ये जो कानून है ये कहता है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। लेकिन क्या चीज में ऊपर नीचे करे, क्या चीज? इसमें एक क्लासिफिकेशन किया गया पॉजिटिव आधार पर। वे पॉजिटिव क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग में काम होता है, ऊंचे बिल्डिंग में काम किया जाता है, उस काम के लिए आप ही बताइए कि पुरुष ज्यादा अच्छे रहेंगे कि महिला ज्यादा अच्छे होंगे? ऊंचाई पे काम करना है तो पुरुष ज्यादा अच्छे होंगे, ये हैवी ड्यूटी के लिए ये ज्यादा अच्छे हैं, तो इस पे थोड़ा बहुत भेदभाव किया जाएगा। अब आप बोलोगे कि जज साहब कि आप विधि के समक्ष समता इस आधार पे आप लोग इस पे कानून कर दोगे कि आप तो बोलते हो कि कानून के सामने सब समान है, तो आप पुरुष और महिला में क्यों भेदभाव कर रहे हो? तो ये भेदभाव जरूरी है क्योंकि आप जान ही सकते हो कि हम लोग विधि का समान संरक्षण करते हुए पॉजिटिव आधार पर, धनात्मक आधार पर कह सकते हैं कि ये थोड़ा बायोलॉजिकल थोड़ा कमजोर होती है, ये थोड़ा हार्ड वर्क के लड़के लिए हार्ड वर्क के लिए ज्यादा अच्छे, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत करते हैं। तो ये पॉजिटिव आधार पर किया गया है, ऐसा नहीं कि हम लोग सच में भेदभाव कर रहे हैं, नहीं रे भैया, उस पॉजिटिव आधार पर ही किया गया है वहां पर भेदभाव, है ना। मेरे बात समझे? कई जगह देखना बच्चे का टिकट नहीं लिया जाता, बड़ा का टिकट लिया जाता है ना। तो इस पे भी इस आधार पे आप जाके केस कर दोगे क्या बच्चे का क्यों नहीं ले रहे, उसका क्यों ले रहे हो फीस? अरे नहीं रे भाई, ये जो कानून है समान संरक्षण, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, बच्चे का क्यों लेंगे भाई, बड़े का लेंगे, है ना। अब इस आधार पे आप केस नहीं कर सकते, है ना। देखो, लेकिन याद रखना, अगर
अब जैसे लड़का जो लड़का है, लड़का लड़की को भगा के ले गया, है ना, देखो 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 भगा के ले गया, है ना, तो आप दोनों काम किए, है ना, काम तो दोनों किए, देखो। लेकिन जब लड़का और लड़की को कोर्ट पे बुलाया जाएगा तो लड़की की बात को ज्यादा सुनी जाएगी। ये यूएस की अवधारणा को हम लोग लेके चलते हैं कि हम लोग थोड़ा बहुत ऊंच नीची करेंगे, लड़का की बात को थोड़ा देख के सुनेंगे, लड़की का ज्यादा बात को सुनते हैं। तो ये थोड़ा जरूरी भी है, देश को हिंदुस्तान को ऊपर उठाने के लिए ये थोड़ा सा जरूरी था, विकास करने के लिए जरूरी था। लेकिन अगर लड़की और लड़का गलती किए हैं, लड़की लड़का दोनों गलती किए हैं, तो कानून तो दोनों में बराबर लगेगा। अब आप इस आधार पे नहीं बोल सकते कि कानून अब अलग अलग लगेगा, नहीं नहीं, गलती की हो तो कानून तो लगेगा। ये ब्रिटेन की अवधारणा को हम लोग पकड़ते हैं, मतलब कि अगर आप गलती किए हो तो उसमें समान कानून लगेगा दोनों में, सब में। लेकिन कुछ पॉजिटिविटी के कारण उस पर हम लोग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख सकते हैं, लेकिन कानून सब में बराबर लगेगा। आप लोग समझ सकते हो। तो भारत में ये 80% चलता है, 80% चलता है, और ब्रिटेन का जो हम लोग अवधारणा को लेके चल रहे हैं ये 20% भारत में चलता है। 80% ये समान संरक्षण वाला, थोड़ा बहुत भेदभाव देखा जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो राष्ट्रपति होता है उसको एक अधिकार होता है अनुच्छेद 71 के तहत कि अगर ये किसी की सजा को माफ कर सकता है। तो मान लीजिए राष्ट्रपति किसी को गोद दिया, घुसा ही दिया चाकू को, ऐसे करके ले बेटा ऐसे करके घुसा ही दिया, तो ये तो अपने आप को माफ कर लेगा। हम 71 के तहत अपने आप को माफ करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत जुर्माना लग सकता है, लेकिन अपना फांसी सजा को माफ कर सकता है। जैसे कि राज्यपाल को भी 162 के तहत अधिकार है कि ये अपना सजा माफ कर सकता है। तो फिर बोले अरे भाई फिर इनमें ज्यादा ही भेदभाव, ये तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि हम लोग अगर किसी को चाकू घोपे तो हम लोग पे सजा, और राष्ट्रपति घोप दिया, राज्यपाल घोप दिया तो नहीं सजा, अपना सजा माफ कर लेगा। क्या मतलब? फिर इस आधार पर बहुत बहस हुई और कहा गया कि नहीं, ये नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब हम लोग बोल सकते हैं कि जब तक राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ है तब तक उसको साला को सजा नहीं होगा, लेकिन जैसे राष्ट्रपति पद से उठा उस पर अब जुर्माना सजा जो देना है, दो कोर्ट उसको देगा सजा, सुप्रीम कोर्ट, है ना। राज्यपाल भी जब तक पद में बैठा है तब तक ये अपना सजा को माफ कर सकता है, जैसे उठा वैसे रुक गया वो सुप्रीम कोर्ट के पास इसको सजा मिल जाएगा। मेरे बात समझे, कितना गजब है संविधान की, इस तरह से बताया गया है। मेरे बात समझे। तो थोड़ा बहुत भेदभाव इसके हिसाब से जरूरी है, इसको हम लोग भारत वाले ज्यादा मानते हैं और इसके हिसाब से सब समान है। आप लोग अच्छा से समझ लिए। अनुच्छेद 14, है ना। अब देखते हैं अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ ये 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। मैं किसी भी व्यक्ति के साथ ये 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। पहला, धर्म के आधार पर, उसका धर्म मुस्लिम है, हिंदू है, क्या है, पारसी है, ईसाई है, मैं उसके धर्म में कोई भेदभाव नहीं करूंगा। अगर ये पता चला कि कोर्ट को कि ये भेदभाव कर रहा है, सबूत मिला, तो मेरे को बहुत बड़ा हो सकता है, केस हो सकता है। उसके वंश के आधार पर मैं वो नहीं कर सकता, है ना। सेकंड, तीसरा, उसके जाति के आधार पर, आजकल जाति के आधार पर भी होता है बहुत जन, अरे ये बिहारी है, ये मुस्लिम है, तो बहुत लोग ना जाति के आधार पर भेदभाव छुआछूत करते हैं एकदम। मैं देखा हूं बहुत लोगों को जो जाति के आधार पर करते हैं, भाई क्या बताऊं। कई लोग लिंग के आधार पर भी करते हैं, ये लड़का है, ये किन्नर है, तो एक तरह से है। कई लोग जन्म स्थान के, अरे ये बिहार से आया है, ये उत्तर प्रदेश उड़िया है, उत्तर प्रदेश से आया, उड़ीसा से आया है, कैसा कैसा है। जन्म स्थान के आधार पर भी कई लोग करते भेदभाव। अगर ये प्रूव मिला कि आप इस 5 आधारों पर भेदभाव करते हो तो आप पे बहुत बड़ा केस हो सकता है, आपको कुछ भरना पड़ जाता है। अब इसी में एक आ जाता है, देखो कई लोग क्या है ना, लिंग के आधार पर क्या भेदभाव करते हैं। मैं आप ही को बताया था लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है तो किया जा सकता है। जैसे कि हैवी ड्यूटी के लिए, जैसे कि मैं अभी आप ही को एक उदाहरण दिया था, जैसे कि कोई महिला ऊपर चढ़ना है, बहुत हाई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसको महिला को नहीं, हम लोग उस पे पुरुष को लेंगे, तो इस पे भेदभाव करोगे तो आप इस आधार पर केस मत कर दीजिएगा। आप बोल सकते हो ये तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना, तो ये ठीक है लिंग के आधार पर भेदभाव करना, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ठीक है। महिला को हम लोग ऊपर नहीं चढ़ा सकते, पुरुष को चढ़ा सकते हैं, ये थोड़ा ठीक है। महिला को कहाँ चढ़ाएंगे भाई, है ना। तो देखो, या फिर हम आर्मी, बड़े बड़े चाइना कुछ युद्ध हो रहा है, बहुत बड़ा महायुद्ध हो रहा है, तो युद्ध में आप ज्यादातर देखा जाएगा तो हम पुरुष क्यों लेंगे, महिला को क्यों लेंगे, है ना। तो इस आधार पे आप बोल नहीं सकते कि आप फिर भेदभाव कर रहे हो इस आधार पे, लिंग के आधार पे नहीं। ये थोड़ा पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी में आ जाते हैं आरक्षण।
अब आरक्षण क्या होता है? आरक्षण वह होता है, आरक्षण उसे कहते हैं जो जो पिछड़े वर्ग के जो दलित है, जैसे कि ओबीसी एसटी वाले लोग, इन लोग थोड़ा दलित वर्ग में आ जाते हैं। दलित वर्गों को ऊपर उठाने के लिए ये आरक्षण का लिया गया था। ये जाति व्यवस्था के कारण ही हुआ ये आरक्षण जो आया है। जैसे कि देखो, मान लीजिए कोई आदमी ऊपर उठते ही जा रहा है और ना जो नीचे वाला जो आदमी पिछड़े वर्ग का जो आदमी ये ऊपर नहीं उठा रहे, तो ऊपर उठाने के लिए हम लोग आरक्षण का प्रयोग करते हैं। देखो भाई, जैसे कि कोई आदमी ये ऊपर उठते जा रहा है ना, और कोई नीचे दबा हुआ है, ये नीचे दबा हुआ है, इसको उठाने के लिए हम लोग इसको ऊपर उठाने के लिए हम लोग आरक्षण देते हैं इसको। जैसे कि अब रेलवे में अगर हम लोग देंगे, रेलवे में जिस जो ऊपर में है, मतलब 104 लाया है रैंक जो भी हो गया, और ये 198 लाया है, तो हम लोग इसको आरक्षण के थ्रू इसको ऊपर उठा सकते हैं नीचे वाले को। मेरा बात बस यही है कि देश का विकास हो सके, सब एक समान आ सके, यही बस है ना, इसमें समानता हो सके। इसीलिए जो ऊपर जाते जा रहे हैं उसको तो जाने दीजिए, लेकिन जो नीचे है, जो नीची जाति के हैं, जो पिछड़े वर्ग के हो गए हैं, जो दलित वर्ग के हैं, उनको उठाने के लिए आरक्षण जरूरी है। अब कई लोग बोलते हैं आरक्षण बेकार है, तो जिसको आरक्षण मिल रहा है वो तो अच्छा ही बोलेगा ना, जिसको नहीं मिल रहा हो तो क्यों बोलेगा आरक्षण अच्छा है करके। आरक्षण एक तरह से अच्छा है, क्योंकि जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण होना ही चाहिए, क्योंकि आरक्षण जाति पर ही लगता है, किसी और चीज पर नहीं। जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा, क्योंकि जाति के कारण भेदभाव फिर होगा, नीची जाति के लिए नीचे ही रह जाएंगे, है ना। इसलिए आरक्षण जरूरी है, ये हमें अभी चलता ही रहेगा आरक्षण वाला सिस्टम, है ना। तो ये आरक्षण जरूरी है क्योंकि पिछड़े वर्ग को हम लोग को ऊपर उठाना जरूरी है, इसलिए। तो अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 ये कहता है लोक नियोजन की स्वतंत्रता, मतलब समानता, लोक नियोजन का समानता। जैसे कि अगर आप नौकरी करने जा रहे हो, किसी भी फॉर्म भर रहे हो, नौकरी के लिए जा रहे हो, है ना, तो आपके ऊपर ये 5 आधारों पर फिर से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप रेलवे का एग्जाम दिला रहे हो तो आपके धर्म या आपकी जाति या लिंग या जन्म स्थान या वंश के आधार पर अगर भेदभाव किया जाता है, तो मुस्लिम है तो रेलवे का एग्जाम नहीं दिला सकता, ऐसे कोई बोल दिया ना तो सीधा केस हो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को पता चला तो सबसे बड़ा केस हो जाएगा रेलवे वालों को कि इस आधार पर आप कैसे बोल सकते हो कि ये नहीं हो सकता करके, ऐसे करके बोल सकता है सुप्रीम कोर्ट को आदमी, है ना। तो देखो, जो धर्म के आधार पर आपको ना भेद किया जाएगा, ना जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर। आप बोलोगे हमारे भाई हम तो बिहारी हैं, हमको रेलवे वाला नहीं देता वैकेंसी, हमको नहीं मिलता है जो पेपर दिलाने का, वो नहीं है, ऐसे करके, तो ये सब नहीं हो सकता। अगर ये 5 आधारों पर लोक नियोजन की समानता जरूरी है, आपको हर नौकरी मिल सकता है, आर्मी में जाइए, कहीं भी जाइए, इस आधारों पर आपका भेदभाव नहीं होगा, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना वंश के आधार पर, ना लिंग के, न जन्म स्थान के आधार पर। अगर ये सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि कोई आदमी उसको नौकरी नहीं दे रहा है, इस 5 आधार पर ये सबूत मिल गया, तो सुप्रीम कोर्ट को उसको बहुत बड़ी सजा दे सकता है, ये पक्का है ना। अब इसी पे आरक्षण भी मिल जाता है। मैं आपको बताया आरक्षण बहुत जरूरी भी है, ये जब तक जाति रहेगी आरक्षण तो रहेगा। तो ओबीसी जो वर्ग के हैं, ओबीसी वाले हैं, उन लोगों को 27% आरक्षण मिलता है शैक्षिक संस्थानों में, मतलब शिक्षा वाले संस्थानों में, जैसे कि आईआईटी हो गया, एमआईटी हो गया, एमआईटी, ये सब जो संस्थान होते हैं शिक्षा संस्थान में, ओबीसी को 27% की आरक्षण मिल जाती है। जैसे कि ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी, इन लोगों को सीटों में भी आरक्षण मिलता है कि अगर इनको वोट कम मिले हैं तो आरक्षण देकर हम लोग को इसको बैठा देते हैं ओबीसी एसटी वाले को। तो पिछड़े वर्ग को, जैसे कि द्रौपदी मुर्मू भी पिछड़े वर्ग की थी, लेकिन वो भी तो बनी क्या राष्ट्रपति, तो इन लोगों को आरक्षण मिल जाता है। आरक्षण जरूरी भी है, और जिसको नहीं मिलता तो बोलेगा ही नहीं है करके। तो आपको लोक नियोजन मतलब किसी भी नौकरी या किसी भी कंपनी में आपको इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये जरूरी भी है ना। तो अनुच्छेद 17 ये कहता है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत आप नहीं कर सकते। पहले के समय में जो नीचे वर्ग के थे, जो क्षुद्र जाति के थे, जैसे कि महार जाति, ये सब जो जाति थे, अरे सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो तो भीमराव अम्बेडकर, उनके साथ इतना छुआछूत किया गया है क्षुद्र वर्ग के होने के कारण। ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय जाति के होते थे जिनको स्वर्ण कहा जाता था, ये लोग इनको साथ इतना छुआछूत करते थे, उन लोगों को छूने, उनको ना थूकने तक का अधिकार नहीं था। अगर आप थूक दोगे तो ये अपवित्र हो जाएगा। आप परछाई तक अगर टच हो जाता था ना, इतना मतलब कि इतना गंदा तरीका से व्यवहार किया जाता था, इन छोटे वर्ग के जाति के साथ छुआछूत किया जाता था। लेकिन बोलते हैं ना कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो जिंदगी में कोई ना कोई आता है करके, जिसको बदल के रख देता है। तो वही क्षुद्र जाति के एक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनको कौन नहीं जानता, है ना। भीमराव अम्बेडकर ने छुआछूत तो खत्म किया
यही किया और उसने कह दिया अगर छुआछूत किया बेटा तो तुम बच जाएगा करके। तो छुआछूत का अंत किया अनुच्छेद 17 के तहत। अगर कोई भी आपसे साथ छुआछूत करता है तो आप उसको, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह पता चला कि आपके साथ छुआछूत हुआ है तो आपको बहुत बड़ा सजा मिल सकता है उस आदमी को जिसने आपके साथ छुआछूत किया है। लेकिन पॉजिटिव के आधार पर छुआछूत किया जा सकता है। अगर कि कोई ऐसी बीमारी है कि जो फैलती है बीमारी, तो अगर कोई आदमी, मेरे सामने कोई आदमी आ गया उसको बीमारी है भाई, तो मैं उसके सामने आप छुआछूत मेरे को करना पड़ेगा। ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, मैं पहले ही बता देता हूँ। ऐसे मत कीजिएगा कि उसको बीमारी है फिर मैं छुआछूत करूंगा फिर मेरे ऊपर एक केस कर देगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसको बीमारी है तो ये एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए मैं उससे दूर रह सकता हूं, उससे छुआछूत कर सकता हूं। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण तो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस जिसको होगा उसको तो उससे सब लोग, बहुत लोग दूर रहते थे। क्या इस आधार पे आप वो कर दोगे क्या कि मेरे साथ छुआछूत कर रहे हैं? तो भाई उसको बोलेगा साले पागल, नहीं तो इसको कोरोना वायरस है, फैलने वाला बीमारी, छुआछूत नहीं करूंगा तो मैं ही कहां बचूंगा, है ना। तो ये भी जरूरी है, लेकिन छुआछूत का अंत हुई होना चाहिए। ये कभी छुआछूत नहीं होना चाहिए। कई सारे लोग अभी भी छुआछूत करते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा हूं कि मुसलमान है, ये हिंदू है, अरे ये नीची जाति का है, मतलब होता है थोड़ा बहुत छुआछूत। लेकिन अगर ये पकड़ा है, अगर ये किसी को पता चला सुप्रीम कोर्ट को कि ये ऐसा ऐसा करते हैं तो उनको सजा हो सकती है ना। अब हम लोग देखते हैं लास्ट जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18। देखिए अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत। आप लोग इस भारत में कोई भी उपाधि नहीं रख सकते, जैसे कि महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा सीधा महाराजा लिख रहे हो, कोई भी उपाधि अपना सरनेम आगे सरनेम नहीं रख सकते। क्यों? अब ये क्यों सर उपाधि क्यों रख सकते? तो सुनिए, उपाधि नहीं रखने का कारण ये है कि देखो, अगर मैं अपने सामने महाराजा मिथिलेश रख देता हूं तो कोई जो मेरे सामने होगा वो थोड़ा मेरे ऐसा लगेगा कि थोड़ा इक्वेलिटी, समानता नहीं है। इस तरह से ये अपने आप को थोड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो उसके सामने वाला छोटा है। आप सोच ही सकते हो ना, आप बोलोगे भारत रत्न मिथिलेश सर, भारत रत्न फलाना, तो अपने सामने आपको भारत रत्न मिला है, इसका मतलब नहीं कि भारत रत्न फलाना करके अपना नाम लिख दिए तो अब आपका नाम बड़ा हो गया। इसमें फिर असमानता फैलने वाली है। तो जैसे असमानता फैलती है तो ये सब चीज को हटा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो भी चीज ये सब बनाती है बहुत अच्छे तरीके से बनती है और अच्छा ही हटा दिया गया है ना। राजा निकलने से आप राजा टाइप के, मतलब आप बड़े पद पे अपने आप को दिखाने की कोशिश कर, राजा फलाना, तो वो जो अगला आदमी होगा वो आपको राजा टाइप का मतलब देखेगा, आप उसके सामने आप वो छोटे लगेगा नहीं। तो इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया। ना आप अपने सरनेम के सामने राजा लगा सकते हो, ना पद्मश्री, आपको पद्मश्री मिला ठीक है भाई, लेकिन लगाना वगाना कुछ नहीं है, ना भारत रत्न, ना सर, ना महाराज, ये सब कुछ नहीं लगाना अपने सरनेम के आगे आगे, है ना। आप ना विदेशी उपाधि भी ग्रहण नहीं कर सकते। अब मान ली पाकिस्तान में आप कुछ हो या फिर चाइना में आप कुछ बड़े पद में बैठे हुए थे, आप कुछ नाम दे दिया, श्री 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 भल्लाड़ देव, ऐसे करके कुछ नाम दे दिया, तो यहाँ पर उस उपाधि को यहाँ नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि आप वहां भी है वो हो तो यहाँ भी आके एकदम श्री 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 भल्लाड़ देव ऐसे करके नाम नहीं रख सकते, एकदम खतरनाक टाइप का, है ना। तो विदेशी उपाधि आप ग्रहण नहीं कर सकते, ये भी ये अनुच्छेद 18 कहते हैं। साथ साथ आप ये सब उपाधि नहीं रख सकते, जिससे ये क्या, ये सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि ये असमानता फैलाते थे। जैसे अपने नाम के सामने कोई रख देगा तो फिर ये बड़ा छोटा वाला कांड आ जाएगा, राजा फलाना रख देगा, ये बेचारा इसको देख रहा है, ये बड़ा लग जाएगा, ये छोटा लग जाएगा। तो समाज में समानता फैलाने के लिए इसको हटाना जरूरी था। सिर्फ आप भारत में राज्य की सेना एवं शिक्षा संबंधी सामान ले सकते हो, जैसे कि कर्नल, मेजर राम, मेजर जगदीश बोस, जो भी नाम है वो अपना नाम रख सकते हो सेना के आधार पर। और शिक्षा संबंधी मिथिलेश सर, खान, बहुत सारे सर हुए हैं, एक से एक सर, अपना नाम सर लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है कि किसी को छोटा बड़ा हो सके। तो आप समझ चुके होंगे कि जो अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक का समानता की ही बात कर रहा है। अब आप हम लोग देखते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं आपको याद दिलाने के लिए। देखिए मौलिक अधिकार में हम लोग 12 से लेकर 18 तक कंप्लीट कर देते हैं। एक बार रिवीजन करते हैं। आर्टिकल 12 ये कहता है, ये राज्य की परिभाषा को देता है, आपको मैं समझा चुका हूं। आर्टिकल 13 बोलता है कि कोई भी आदमी, मतलब राज्य ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकार को ठेस पहुंचाती हो, है ना। और आर्टिकल 14 कहता है कि विधि की समान संरक्षण, सबको बराबर माना जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत भेदभाव किया जा सकता है। आर्टिकल 15 ये कहता है कि 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति, धर्म, उसके जन्म स्थान, ये सब के आधार पर।
आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन, कम किसी भी नौकरी में ये सब भेदभाव नहीं होगा, 5 आधारों पर नहीं हो सकता है ना। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत कर देता है, ये छुआछूत नहीं कर सकते आप लोग, लेकिन कुछ कुछ अगर किसी की बीमारी है तो हो सकता है ना। आर्टिकल 18 होता है उपाधियों का, आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकते, कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते जो असमानता फैलाते हो। तो आप देख रहे हो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक विधि के समान सकता, सबको समान माना गया है। 5 आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, सबको समान मानो, है ना। लोक नियोजन, कंपनी पर भी आप कोई बड़ा ऊपर नीचे नहीं कर सकते, सबको समान है, सबको जन्म स्थान, आपको ये भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी कंपनी में 5 आधार पर, है ना। छुआछूत नहीं कर सकते और उपाधियों का अंत जिससे असमानता फैल रहा है। देख रहे हो ये जो चार्ट है 14 से लेकर 18, ये सिर्फ समानता का बात को कर रहा है, सिर्फ समानता ला सके, इसलिए इसको समानता का अधिकार कहा गया है, जो 14 से लेकर 18 तक है। अब आप समझे, इसलिए इसको समानता का अधिकार, ये सिर्फ समानता लाने का बात करता है मौलिक अधिकार में। ये दोनों तो सिर्फ क्या थे, ये दोनों तो परिभाषा देते थे कि ये मौलिक अधिकार किस तरह से हैं करके। तो आप समझ चुके हैं कि मौलिक अधिकार का, समानता का अधिकार। अगला वीडियो जो होगा वो स्वतंत्रता का अधिकार होगा, मौलिक अधिकार का स्वतंत्रता का अधिकार। ये वीडियो आपको कैसा लगा? भारत के हर नागरिक को मौलिक अधिकार जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं उन मौलिक अधिकार पता नहीं, अपना मौलिक अधिकार ना पता होने के कारण वो धड़ धड़ ठोकर खाते रहते हैं, जिस कारण से वो फिर भारत के सरकार को गाली देते हैं। तो सबसे बड़ा जो ताकत है भारत का, वो एक हमारी जनता है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र जब तक ताकतवर नहीं होगी, जब तक लोकतंत्र को राजनीतिक एवं आर्थिक विकास का सिद्धांत ना पता हो तब तक। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है मौलिक अधिकार। तो इसी के साथ ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करिएगा और शेयर जरूर कीजिए सबके पास। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।